हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डाई इथाइल ईथर। इससे पिछले सेशन में मैं आपको एलिफैटिक अल्कोहल्स एंड एरोमेटिक अल्कोहल दैट इज फिनॉल कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप लोग उनके नोट्स ढंग से क्लियर कर लेना। तो देखें भाई, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल डाई इथाइल ईथर। तो बेसिक टॉपिक है, इजी है, वही कंसेप्ट चलेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखें, तो डाइथाइल ईथर, तो बेसिक सा फॉर्मूला है क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इट इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल। बेटा ईथर जो होते हैं ना, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स। किसके फंक्शनल आइसोमर होते हैं? अल्कोहल्स के। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। चले, तो इसी डाइथाइल ईथर को मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। सारी चीजें इसी के ऊपर बात, इसको पढ़ लिया तो सारे ईथर्स होगा बेटा। चले, तो देखें, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मैथड ऑफ प्रिपरेशन। अब कैसे कैसे किस किस से प्रिपेयर करते हैं और फिर क्या प्रॉपर्टीज है वो सब देखते चलेंगे। क्या अल्कोहल जैसा है कि नहीं है, तो सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं हम इसको अल्कोहल से ही। कौन सा? इथाइल अल्कोहल से, मतलब C2H5OH से इथाइल अल्कोहल। इससे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो फिनोमेना है डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। H2O हटेगा और अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू ईथर। वो भी कौन सा वाला? डाइथाइल ईथर। देखें, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दो मॉलिक्यूल लिए डाइथाइल ईथर के। अब दो रिएजेंट होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 और दूसरा होता है बेटा Al2O3। ये दोनों ऐसे रिएजेंट हैं जो इथाइल अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बट मेन खेल इनमें टेम्परेचर का होता है। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से अल्कोहल में से वाटर रिमूव करें तो वी शुड हैव अ टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ नहीं, इस प्रकार से हो रहा होगा बेटा ये रिएक्शन। C2H5OH चेक करना जरा, दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं C2H5OH, तो वाटर रिमूव कर रहा हूं, चेक करें, इधर से OH इधर से H, इधर क्या बचा C2H5, इधर क्या बचा C2H5O, दोनों को लिंक कर दिया, प्रोडक्ट बन गया, खत्म भाई। बेसिक सी चीज है। अब ये काम H2SO4 भी करा लेता है और Al2O3 भी करा लेता है, पर शर्त क्या है? टेम्परेचर। तो H2SO4 के साथ जो ये काम कराने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस, और यही काम अगर Al2O3 की यूज करके कराएंगे तो टेम्परेचर चाहिए 260 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, रिएजेंट तो याद हो जाते हैं, मेन खेल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे ना तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, तब ईथर नहीं बनता, फिर एल्कीन बन जाता है। पढ़ाया हुआ है मैंने अल्कोहल वाले टॉपिक में, क्लियर है? अब एक बार रिवाइज कर सकते हैं उस चीज को। तो H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूंगा तो डाइथाइल ईथर बन के आएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। बिल्कुल इसी प्रकार से वाटर हट रहा होगा। सेम चीज Al2O3, खेल केवल टेम्परेचर का, 260 पे, वहां पर भी डाइथाइल ईथर बन जाएगा और एक वाटर निकल जाएगा। दैट्स इट। तो ये पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाई इथाइल ईथर की। किससे? इथाइल अल्कोहल से। चले दूसरी पे आते हैं। दूसरी है अपने पास नेमिंग रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ये मैं आपको एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ। आधे से ज्यादा भाई रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ा दिए। आप अगर ढंग से रिवाइज करते चल रहे हैं तो आपको नाम याद आ रहे होंगे, डेफिनेटली आ रहे होंगे। ठीक है, कुछ नहीं, एक एल्काइल हैलाइड लेना है और मैंने बोला था रोना के साथ रिएक्शन, RONA। ठीक है, तो इधर से तो X निकल जाएगा, इधर से Na निकल जाएगा। Na इधर, X इधर, तो NaX बन गया। इधर क्या बचा? RO, इधर क्या बचा? R, तो ROR। ये मेरे ख्याल से ईथर ही होता है। R इज एल्काइल हैलाइड, सॉरी R इज एल्काइल ग्रुप, नॉट एल्काइल हैलाइड, R इज एल्काइल ग्रुप, तो ROR ईथर बन गया। चले, अब इसी का एक एग्जांपल लिख दिया, C2H5Br रिएक्ट विद C2H5ONA। इधर से तो Br निकाल लो, इधर से Na निकाल लो, बचा क्या? C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, डाइथाइल ईथर बन गया। दैट्स इट। एक्सक्यूज मी, क्लियर है यहां तक? चलें आगे। अगली तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब आप कहेंगे सर ये भी तो एल्काइल हैलाइड थी, बिल्कुल थी, पर ये विलियमसन सिंथेसिस है। ठीक है, स्पेशली अब हम एल्काइल हैलाइड से भी अगर स्पेशली बनाते हैं तो हम यूज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, और वो भी कैसा? ड्राई। अगर हमने ये ड्राई नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें एल्काइल हैलाइड से अगर ईथर बनाना है तो ड्राई Ag2O ही यूज करना पड़ता है। अगर हम गलती से भी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हैं तो बेटा ईथर नहीं बनता उस केस में।
उस केस में अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाता है। तो याद रखना इस चीज को। तो अल्काइल हैलाइड से अगर हम प्रिपेयर करें तो 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के लीजिए और Ag2O लिए ड्राई फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही हीट करोगे तो इधर अल्काइल हैलाइड जितने भी कितने 2 मॉलिक्यूल है, तो उसको मैं लिख के दे देता हूं आपको कैसे होती है होगी रिएक्शन। C2H5Cl, एक और C2H5Cl। आप इन चीजों को लिख लिया करो जिससे याद हो जाती हैं। Ag2O में मैं पहले लिख दे रहा हूं Ag, फिर 2 और फिर O। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये 2 सिल्वर इन दोनों क्लोरीन को निकाल देता है, तो यहां से टूट जाता है बॉन्ड, दोनों क्लोरीन गायब और इधर से दोनों सिल्वर आ गए। तो वो दोनों सिल्वर इस एक एक क्लोरीन को लेकर 2AgCl बना लेता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इट इज PPT। और कैसे कलर का होता है ये, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बेटा ये, ठीक है। तो Ag और ये Cl मिलके AgCl बन जाता है। अब इधर क्या बचा C2H5, इधर क्या बचा C2H5 और इधर क्या बचा O। तो ये दोनों C2H5 जाके इस O से मिल जाता है, डाइथाइल ईथर बन जाता है, दैट्स इट। तो बच्चों वाली बेसिक सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। तो पहली गाय से अल्कोहल से, दूसरी अल्काइल हैलाइड से विद द हेल्प ऑफ रोना दैट इज विलियमसन सिंथेसिस, और तीसरी सबसे बेसिक फ्रॉम अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, नॉट मॉइस्ट। अगर आपने मॉइस्ट लिया तो ईथर नहीं बनेगा, अल्कोहल बन जाता है प्रोडक्ट। चलूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अगला देखें, अब हम बात कर रहे हैं डाइथाइल ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आप ये मत कहना सर बहुत कम है भाई, इसलिए कम है क्योंकि आधे से ज्यादा रिएक्शन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो बेसिक सी बात चल रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज की ऑफ डाइथाइल ईथर। अब कैसा है फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। सबसे पहली बात, कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर नहीं होता। जब आप इसकी स्मेल लोगे तो बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, प्लीजेंट, ठीक है। दूसरी बात, पानी में सॉल्युबल नहीं है और पानी से हल्का होता है, मतलब इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। चले, बॉइलिंग पॉइंट 35.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताएं, बेसिक सी बातें हैं, आ जानी चाहिए। चले, मेन ये नहीं था, मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं ऑफ डाइथाइल ईथर। चले, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन। देखें, हाँ या ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा बड़े थे नहीं, मेन जो टॉपिक डाइथाइल ईथर में पढ़ना आपको वो केमिकल प्रॉपर्टीज ही है। देखें, तो फंक्शनल आइसोमर है ना, तो अल्कोहल से क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में फर्क है और क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर डाइथाइल दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी मैं इसके 3 पार्ट पढ़ाऊंगा, पहला कंबशन, दूसरा ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 और तीसरा जो ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वो एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में पढ़ेंगे। तीनों में प्रोडक्ट बदलते हैं बेटा, ठीक है। तो पहले कंबशन कराओ, मतलब ऑक्सीजन के साथ तब तक रिएक्ट कराओ जब तक CO2 वाटर नहीं बन जाएगा। नाम ही है यार, CO2 वाटर बनाना है। तो C2H5 का होल ट्वाइस O, 6O2, 4CO2, 5 वाटर, कंबशन खत्म, ऑक्सीडेशन है। चले, दूसरा मेन यहाँ पर है एसिडिक K2Cr2O7, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी डाइथाइल ईथर इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो डाइथाइल ईथर इथेनल या फिर एसीटल डिहाइड ये बना के देता है, क्लियर है। और वाटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर। तो सिंपल सा फंडा है, ईथर कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। ईथर इज आल्सो आइसोमर ऑफ अल्कोहल, तो उसके ऑक्सीडेशन से भी एल्डिहाइड ही बनता है। चले, पर शर्त क्या है, K2Cr2O7 के साथ बनता है। किसके साथ, K2Cr2O7। तो डाइथाइल ईथर कन्वर्ट इनटू एसिटल्डिहाइड एंड वाटर। चले, तीसरी ऑक्सीडेशन मेन है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परऑक्साइड्स बनती है बेटा इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट। जब हम डाइथाइल ईथर को ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। केवल आपको दिखा दिया एरो से, ठीक है। इट इज अ परऑक्साइड, नाम क्या है, डाइथाइल ईथर परऑक्साइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि जब डाइथाइल ईथर को एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो डाइथाइल ईथर काय में बनता है, डाइथाइल ईथर परऑक्साइड बनाता है। और ये जो बनती है ऑक्साइड परऑक्साइड, ये पॉइजनस होती है और एक्सप्लोजिव होती है। अगर इसका सिलेंडर है, आपने हल्का सा भी इसको फायर दी, फट जाएगा सिलेंडर, ठीक है। एक्सप्लोजिव है, बहुत अच्छी खासी एक्सप्लोजिव है। चलूं मैं आगे, तो बेसिक सी चीज है ऑक्सीडेशन में। चले, अगली मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूं ऑफ डाइथाइल ईथर दैट इज हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में क्या क्या काम होते हैं, कुछ नहीं, इसकी अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि ये डाइथाइल ईथर है C2H5O C2H5, अब इसको ओपन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे अल्फा पोजीशन, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, इसका भी अल्फा कार्बन है तो इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा डैश, ठीक है।
एक्सक्यूज मी, दोनों ही अल्फा कार्बन होंगे बट एक इधर वाला एक इधर वाला। अब क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। अब दो पॉसिबिलिटी होती है, एक बार ये दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़ जाते हैं या फिर एक बार ये एक एक दोनों कार्बन को बांट दिए जाते हैं, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर। तो पहला वाला प्रोडक्ट दिख रहा होगा, इसमें क्या हुआ, दोनों क्लोरीन आए इस कार्बन पे लग गए और दो क्लोरीन HCl की फॉर्म में लग हुआ है। तो इसमें HCl दिखा नहीं रखा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके साथ एरो के नीचे -2HCl, ठीक है, नहीं वहां जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, तो मैं एरो पे दिखा देते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, पहले केस में क्लोरीन आए, ये दोनों हाइड्रोजन हटे और इन दोनों की जगह क्लोरीन बैठ गया और नाम क्या है, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। अल्फा डैश पे तो कोई आया नहीं ना, तो एक ही कार्बन पे चेंज होगा। अब आप कहोगे सर अल्फा डैश पे भेज दो, तो बात वही है यार, अल्फा लिखो या अल्फा अल्फा डैश लिखो, दोनों क्लियर है, तो वही नाम आ जाएगा। तो पहला है अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। दूसरा केस, एक बार एक क्लोरीन तो इसमें बैठ गया, एक क्लोरीन इस बैठ गया, बराबर बराबर दोनों पे बांट दिए। तो अब ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये कौन सा अल्फा डैश, तो नाम देख अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर। इसमें अल्फा डैश पे कुछ नहीं है तो इसीलिए लगाया नहीं मैंने। तो अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर या फिर अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, याद रखिएगा। तो हैलोजनेशन एक स्पेशल केस है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिमिटेड लिया है बेटा, एक्सेस नहीं लिया। एक केस और है, अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं और लाइट होती है, ये याद रखना, ये वाली ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो डार्क में हुई है, किसमें हुई है, डार्क में। चले अब यही काम डाइथाइल ईथर के साथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले दिया हमने, क्या ले दिया, एक्सेस, और लाइट की प्रेजेंस कर दी, किसकी प्रेजेंस कर दी, लाइट। तो क्या होता है, इतना खतरनाक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये जितने भी आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं और इन सब की जगह क्लोरीन लग जाता है। तो इधर के 2 इधर के 3, इधर के 2 इधर के 3, मेरे ख्याल से टोटल 10 हो गए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देख जरा क्लोरीन कितना ज्यादा दिया, तो एक्सेस ही है। तो जितने भी हाइड्रोजन आपको इस फॉर्मूले में दिख रहे हैं सारे हटा देना, उसकी जगह Cl बिठा देना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2Cl5 का होल ट्वाइस O, मतलब पेंटाक्लोरो डाइथाइल ईथर विद 10HCl। क्या होगा, तो एक्चुअल में इसका प्रोडक्ट का डायग्राम बना के दिखा दूं, ये वाला तो ये बन रहा, ये डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला तो ये बन रहा, अब इसका बना के दिखा दे रहा हूँ। कुछ नहीं करो, इसमें जितने हाइड्रोजन है वो Cl लगा दो। तो लिख दे रहा हूं मैं इसके लिए CCl3 CCl2 O सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड CCl3, ठीक है, ये आ गया तेरा पेंटाक्लोरो डाइथाइल ईथर, पेंटाक्लोरो डाइथाइल ईथर, दैट्स इट। तो हो जा, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है, हो उसमें भी रहा है। इसमें एक्सेस ऑफ क्लोरीन और लाइट की वजह से इतना खतरनाक सब्स्टिट्यूशन हुआ, जितने भी हाइड्रोजन थे वो हट गए और उसकी जगह क्लोरीन आकर बैठ गए, दैट्स इट। दिस इज हैलोजिनेशन ऑफ डाइथाइल ईथर। चलूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। कौन सी फॉर्मेशन बेटा, ऑक्सोनियम सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, तो देखें डाइथाइल ईथर है, सीधा कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराओ, कुछ नहीं, जितने भी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, कैसे इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स है, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं उनके साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सोनियम सॉल्ट्स मिलता है। कौन सा सॉल्ट मिलता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट, मिनरल एसिड HCl H2SO4 HNO3 इन सब के साथ। चले तो HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ, HCl कंसंट्रेटेड है, 0 डिग्री सेल्सियस पे काम होता है। तो क्या होता है ना, इस डाइथाइल ईथर के जो लोन पेयर है HCl एक्चुअल में आयंस की फॉर्म में टूट जाता है, H+ और Cl-। तो ये डाइथाइल ईथर इस हाइड्रोजन के साथ लिंक हो जाता है विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इस डाइथाइल ईथर के पास लोन पेयर्स होते हैं और H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके कुछ इस तरीके से कैटायन क्रिएट हो जाता है, जो जिस कैटायन को कौन बैलेंस करता है, जो दूसरा एसिड का एनायन है वो बैलेंस करता है। तो कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाता है, C2H5 का होल ट्वाइस O, H पॉजिटिव ब्रैकेट में क्लोज Cl नेगेटिव। तो इसका नाम है डाइथाइल ईथर हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सोनियम सॉल्ट लगा देते हैं लास्ट में। क्या लगा देते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्यों, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ सॉल्ट। पर इस केस में एक तो लुईस बेस है और एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो जब भी ऐसा केस आता है तो ऑक्सोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। एक तो लुईस बेस ले लिया आपने और ये कौन सा एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ठीक है बेटा, याद रखना ये लुईस एसिड नहीं है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है जो H+ आयन देगा आपको। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता है, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट नोट बोला है मैंने। चलो आगे, तो क्लोराइड आयन का काम केवल कितना है, जिससे ये सॉल्ट बैलेंस्ड रहे। तो जब H+ इसके पास जाएगा ना तो कैटायन बनेगा, तो Cl नेगेटिव उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, तो सॉल्ट बन जाएगा। तो नाम क्या है, डाइथाइल ईथर
हाइड्रोजन की कौन है, क्लोराइड, लास्ट में ऑक्सोनियम सॉल्ट लगा देना, दैट्स इट। चले दूसरा केस देख वापस से, ये रहा, इससे H प्लस निकाल, ये बचा हुआ अलग, ठीक है। तो ये इसको लोन पेयर देगा, तो देख ले जरा, बन गया, और बाहर HSO4 नेगेटिव, तो नाम क्या आएगा, इसका नाम क्या है, डाइथाइल ईथर, इसका नाम हाइड्रोजन, इसका नाम सल्फेट, ठीक है, दैट इज लास्ट में ऑक्सोनियम सॉल्ट। खत्म बात, सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करनी है। चलो, ऑक्सोनियम सॉल्ट कुछ नहीं, लुईस बेस हो और ब्रॉन्स्टेड एसिड हो तो सॉल्ट बन जाता है, तो सॉल्ट का नाम हो जाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। चले अगली, फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, ये स्पेशली लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन है। ये एक्चुअल में फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक लुईस बेस रिएक्ट करता है एक लुईस एसिड के साथ, हाँ या ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तब एडक्ट बनते हैं। तो वही लिखा है, ईथर फॉर्म एन अडक्ट, क्योंकि ईथर इज अ लुईस बेस, ठीक है, और लिख दिया नोट मैंने, ईथर फॉर्म एन अडक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, मतलब लुईस एसिड। तो डेफिनेटली लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट या अडक्ट बनेगा। तो चेक करें, ये लुईस बेस, क्योंकि मैं डॉट से दिखा दे रहा हूं, दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लुईस बेस, ये कौन है, लुईस एसिड, डेफिशिएंट रिच, ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, तो कुछ ऐसा केस आ जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस O लोन पेयर डोनेट विद 2BF3, तो अडक्ट बन गया। ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज, पता है, डोनर पे प्लस आता है, एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है, सेम चीज यहाँ, ये देख, दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन रिच लुईस बेस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, सेम चीज अडक्ट बन गया। क्या बन गया बेटा, अडक्ट। खत्म बात, हाँ या ना, सिंपल सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। तो ईथर इज अ बेस, कौन सा, लुईस बेस। चले अगली केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, सिंपल सा केस है न्यूट्रलाइजेशन का, अडक्ट फॉर्मेशन। अगली, रिएक्शन विद H2SO4, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन पॉसिबिलिटी होती है बेटा, H2SO4 के साथ रिएक्शन बढ़िया तरीके से होती है, तीन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। पहला केस, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉइल करें, पहला केस हम किसके साथ बॉइल करें बेटा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, जहाँ रिएक्टिविटी इसकी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार की होती है बेटा, टेम्परेचर का फर्क, उस H2SO4 की कंसंट्रेशन का फर्क, सबकी वजह से फर्क पड़ता है। देखें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पहली केस की, जिसमें हम डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं और बॉइल कर रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में जो डाइथाइल ईथर है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है। कौन सी रिएक्शन शो करता है बेटा, हाइड्रोलिसिस, हाँ या ना। अब कैसे हो रही होगी वो देखें, तो कुछ नहीं है, C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर है बेटा, हाँ या ना, रिएक्ट कर जाता है HOH के साथ, ठीक है, H2SO4 वगैरह है, डाइल्यूट, बॉइल करा है, 140 पे किया है, तो कुछ नहीं, देख ले रिएक्शन, C2H5O निकाल, इधर से H निकाल, बन गया इथाइल अल्कोहल। बचा क्या, ये, और इधर क्या बचा, OH। तो मेरे ख्याल से दो मॉलिक्यूल, ये भी इथाइल अल्कोहल, ये दोनों भी मिलकर इथाइल अल्कोहल, तो प्रोडक्ट क्या आ गया, दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के। क्या प्रोडक्ट आ गया, दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल की। ये वही सेम रिएक्शन लिख दिया मैंने, बस उसको ओपन करके लिख दिया, ये सेम रिएक्शन है, ये बना। अब इसी को मैंने ओपन कर दिया, इसमें से वाटर को ओपन कर दिया, प्रोडक्ट बना के दिखा दिया, वही बन रहे हैं। तो एक तो ये इथाइल अल्कोहल निकल गया C2H5OH, और बचा हुआ ये C2H5 और ये OH, बात वही आएगी, दो इथाइल अल्कोहल बन जाएंगे। फर्स्ट केस मेरे ख्याल से क्लियर होगा, हाइड्रोलिसिस हो रही है। सेकंड केस, जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कराते हैं और रूम टेम्परेचर पे, हीट नहीं करा रहे, सिंपल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करा रहे हैं, तो इस केस में प्रोडक्ट थोड़े बदल जाता है। चेक करें, इस केस में क्या होता है, C2H5O C2H5, इसमें सीधा H2SO4 खुद जाके रिएक्ट कर देता है, H.HSO4, इस तरीके से H.HSO4, तो इसमें प्रोडक्ट बनता है पहला दिखा होगा C2H5OH। चेक करें, C2H5OH, ये गया C2H5OH, बचा क्या, ये C2H5 और क्या बचा, HSO4 नेगेटिव। चेक कर, C2H5 HSO4, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और एक इथाइल अल्कोहल। सेकंड केस, तो देखो हर केस में प्रोडक्ट बदल रहा है भाई, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। पहला क्या था, डाइल्यूट H2SO4 वाटर बॉइल, हाइड्रोलिसिस करा दी, इथाइल अल्कोहल बन गया। कंसंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, तो एक इथाइल अल्कोहल और एक इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और तीसरी कंडीशन, जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को 100 डिग्री सेल्सियस पे काम कराएं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100, तो इस केस में प्रोडक्ट और बदल जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है ना, एक्चुअल में हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2SO4 के, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या काम हो रहा था, ये होता है C2H5O C2H5, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, हाँ या ना। और एक्चुअल में यहाँ पे दो मॉलिक्यूल H2SO4 के होते हैं, तो 2
2H.HSO4 ऐसा हो रहा होता है रिएक्शन, 2H.HSO4 है ना, मतलब दो मॉलिक्यूल दो बार लिख देता हूँ लो आपके लिए, H.HSO4 और एक और मॉलिक्यूल H.HSO4। H2SO4 के दो मॉलिक्यूल हैं बेसिक से। तो क्या होता है, इसमें से तो ऑक्सीजन निकल जाता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन टूट जाता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये ऑक्सीजन टूट जाता है, और इस H2SO4 में से दोनों हाइड्रोजन आ जाता है। तो मेरे ख्याल से देख के कुछ दिख रहा है, वाटर हटता हुआ दिख रहा है। क्या हटता हुआ दिख रहा है? वाटर। ये गया पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट, इधर क्या बचा? C2H5, इधर क्या बचा? HSO4, एक बन गया, और दूसरा ये C2H5 और ये सॉरी गलत लिख गया HSO4, ये HSO4, ये दोनों मिलके एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल बन गए इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के। तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं, यही प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो पहला क्या था? डाइल्यूट H2SO4, हीट बॉयल 140 पे हाइड्रोलिसिस हुई, दो इथाइल अल्कोहल। दूसरा ये कंसंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, एक अल्कोहल बना, एक इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। तीसरा वापस से कंसंट्रेटेड H2SO4 पर रूम टेम्परेचर नहीं है, 100 डिग्री है, तो दोनों दो मॉलिक्यूल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के बनते हैं और एक मॉलिक्यूल वाटर का बनता है। तो रिएक्शन विद H2SO4, बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना। चलो आगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो याद करने वाली चीजें, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है वो सब बताता चल रहा हूं मैं। चले अगली देखें। अगली है रिएक्शन विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क कर लेना। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक से आपको ओपन करके दिखाऊंगा, रिएक्शन समझ में आएगी। देखें, इथाइल अल्कोहल HI कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। चले तो कैसे बनना है प्रोडक्ट, ये देखें, बनाता हूं। C2H5 O C2H5 विद HI, विद HI। तो देख, एक C2H5O और इधर से H ले ले, निकल गया अल्कोहल। दूसरा प्रोडक्ट देख ले, एक तो इथाइल अल्कोहल दिख गया, बचा हुआ C2H5 और I प्रोडक्ट दिख गया होगा। क्लियर है? सेम चीज, अब एक HI था, अब दो HI ले ले। कितने? दो, C2H5O C2H5 प्लस 2HI। ठीक है, कितने HI ले ले? दो। तो मैं प्रोडक्ट दिखाते रहा हूं, इधर से ऑक्सीजन निकाल ले, इधर से दोनों हाइड्रोजन निकाल ले। क्लियर है? हाँ या ना? तो 2HI को मैं और अलग से दिखा दे रहा हूं, HI विद HI। ठीक है बेटा, तो इधर से दोनों H निकाल ले, इधर से O निकाल ले, वाटर बन गया। बचा क्या? C2H5I C2H5I, तो दो मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड के। दैट्स इट, बेसिक से केस है। चले, तो ये तो सर आप बार बार वही केस बता रहे हो जिसमें ये दोनों सेम आ रहे हैं। अब बाई चांस ये दोनों अलग हो जाए, फिर HI के साथ रिएक्ट कराना पड़े, तो क्या होगा? तो वो भी केस देख ले। C2H5O मिक्स्ड ईथर की बात कर दी मैंने, अब इधर CH3। अब क्या ये दोनों सेम है? हाँ या ना? पिछले केस में सेम थे दोनों, हर केस में अभी तक सेम ही लिए मैंने। अब इस केस में दो अलग हो गए, अब इसको HI के साथ रिएक्ट कराएं। अब बात ये आएगी कि ये C2H5OH बनेगा या CH3OH बनेगा। अब यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या पिछली बार तो आंख बंद करके मैंने दोनों C2H5 थे, इधर से O C2H5O और H निकाल दिया था, हाँ या ना? नीचे वाला तो C2H5I बन गया, पर इसमें तो ये दोनों सेम नहीं है ना, ये अलग है, ये अलग है अल्काइन। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि C2H5OH बनेगा या CH3OH बनेगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी मिक्स्ड ईथर का केस आए, जब भी मिक्स्ड ईथर का केस आए, तो ये जो आयोडाइड है ना I, वो हमेशा छोटे वाले अल्काइल के साथ जाता है। किसके साथ जाता है बेटा? हमेशा छोटे वाले अल्काइल के साथ जाता है वो I। तो सिंपल सी बात है, जब उसके साथ जाएगा I, तो इसके साथ कौन जाएगा? OH जाएगा। तो एक तो बन गया इथाइल अल्कोहल और एक बन गया मिथाइल आयोडाइड। तो नोट याद रखना, इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर आयोडाइड गोज विद, ये अलग अलग कर लेना बच्चों, इस साथ में लिख दिया है। इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर आयोडाइड गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। उसका रीजन है SN2 मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ SN2 मैकेनिज्म। बट कुछ केसेस में ये गड़बड़ हो जाता है रूल, कुछ केसेस में ये गड़बड़, दो ही केस है, बता दूंगा कौन सा केस है। ठीक है, बाकी हर जगह फिट होता है, केवल दो केस है जिसमें ये गड़बड़ हो जाता है रूल। कौन कौन से देखें तो दो केस है। पहला केस, जब भी ऐसा ईथर आए, देख लेना बेटा इधर गौर से, जब भी इस टाइप का ईथर है, R डैश मतलब कोई भी छोटा बैठा दिया मैंने, जैसे CH3 या C2H5, पर ये टर्शरी ब्यूटाइल आना चाहिए। अगर ऐसा केस आएगा तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। अभी तक मैंने नोट क्या बोला कि आयोडाइड स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, बट इस केस में आयोडाइड हमेशा इसके साथ जाता है, बिकॉज ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बिकॉज ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। दूसरा केस है ये वाला, बेंजीन बनाया, थोड़ा अच्छे से बेंजीन बना दो, जरा ध्यान से देखना। बेंजीन बनाया है, प्रॉपर बेंजाइल बनाएंगे। ठीक है, ये तो बेंजीन आ गया, 1 2 और ये 3।
और यहाँ CH2, फिर O और यहाँ कोई भी R, जो तेरी इच्छा हो, पर ये मत लगाइयो, ठीक है। एक तो टर्शरी वाला केस और एक ये केस। जब भी आपका ये केस आए, इस केस में हमेशा ये स्मॉल मान लियो, ये स्मॉल मान लियो। तो अब इस केस में कभी भी स्मॉल वाले के साथ आई नहीं जाता, वो इसके साथ आई जाता है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन और एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल में बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों में आयोडाइड स्मॉल वाले के साथ जाने की जगह इस बड़े वाले ग्रुप के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ चला जाता है। अब ये कहोगे ये फिनाइल है, फिनाइल नहीं है, बेंजाइल है। बेंजीन के ऊपर CH2 पे फ्री वैलेंसी है, दिस इज बेंजाइल, ठीक है। इस पे इन दो केसेस में ऐसा होता है। तो पहला केस तो मैंने साफ साफ लिख रखा है, चेक करें। ये टर्शरी का केस है, CH3 का बोलता है COCH3, इसको ओपन करके बना दे रहा हूं मैं। CH3 CH3 नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड O, ये CH3, ठीक है। इसमें HI के साथ रिएक्ट कराया। अब I इसके साथ जाना चाहिए था, पर इसके साथ I जाता नहीं है, I जाता है इसके साथ, क्लियर है। और OH जाता है इसके साथ, देख ले, मिथाइल अल्कोहल बन गया और एक टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। उसका सिंपल सा रीजन एक्सेप्शन है, बिकॉज ऑफ कार्बोकेटाइन, बिकॉज ऑफ कार्बोकेटाइन। जरा वही केस देख ले, अब मैंने 2 डिग्री कर दिया इसको, CH3 CH CH3 OCH3। अब क्या ये 3 डिग्री है? अब क्या ये 3 डिग्री वाला केस है? टर्शरी ब्यूटाइल का केस है? नहीं है, तो इसमें आयोडाइड इसी के साथ जाएगा, कोई कलेश नहीं है। तो इसलिए बताने के लिए जरूरी था, जब भी ऐसा केस आए तो आयोडाइड हमेशा इसके साथ जाता है, ठीक है। अल्कोहल छोटे वाले के साथ जाता है, मतलब इस केस में छोटा वाले ही है, पर आयोडाइड इसके साथ नहीं जाएगा, बड़े वाले के साथ जाएगा, टर्शरी के साथ जाएगा। चले, अब इस केस में ऐसा है ही नहीं, टर्शरी का केस है नहीं, तो इस केस में रूल नॉर्मल लगाओ, छोटे वाले के साथ आई जाएगा, बड़े वाले के साथ आई नहीं जाएगा, अल्कोहल बनेगा। चल जाऊं आगे, तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट भी दिख रहा होगा, मिथाइल आयोडाइड और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको ओपन करके बना दे रहा हूं मैं आपके लिए, अगर आपको याद नहीं है तो। CH3 CH CH3 और यहाँ पर सामने OH, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट्स इट, ठीक है। मेरे ख्याल से उम्मीद रखूंगा इतनी याद होगा। और दूसरा केस बेंजाइल वाला, वो भी केस याद रखिएगा। चले, एक बार आप NCERT रीड करके देखो, वहां पर भी लिखा हुआ है इसके बारे में डिटेल में। चले, अगली बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट जीसेल्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट बेटा? जीसेल्स टेस्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टेस्ट से बेटा हम एल्कोक्सी ग्रुप को पता लगाते हैं और एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। डिटेक्ट भी होता है और एस्टिमेट भी होता है। अब होता क्या इस टेस्ट में, ध्यान से देखेंगे। दिस टेस्ट, ये सही कर लेना स्पेलिंग, टेस्ट, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट एल्कोक्सी ग्रुप। अब एल्कोक्सी ग्रुप क्या हो, मेन बात तो ये है ना, जैसे कि कोई ईथर है, R-OR, दोनों एल्काइल ग्रुप मैंने अलग कर दिए। जो छोटा वाला है जिसके साथ O जाता है, इस ग्रुप को बोला जाता है एल्कोक्सी। क्या बोला जाता है बेटा? एल्कोक्सी। नॉमेनक्लेचर में सिखाया हुआ है, अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो याद होगा, ठीक है। तो अब एल्कोक्सी ग्रुप है क्या? तो सिंपल सा RO ग्रुप को, RO फ्री वैलेंसी, इसको कहते हैं हम एल्कोक्सी। तो इसको आइडेंटिफाई करना है। अब बात आ रही है इसमें यूज क्या क्या करते हैं हम। तो इस टेस्ट में जो यूज होते हैं रिएजेंट, पहला है अल्कोहलिक AgNO2 और दूसरा है HI। ये दो रिएजेंट इस टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे हैं आइडेंटिफाई कराने के लिए एल्कोक्सी ग्रुप को और एस्टिमेट करने के लिए। तो अब होता क्या है वो देखें। तो आपके पास एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये अल्कोहल के लिए भी हो सकता है और ईथर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये ROR, कौन सा ईथर? ROR, और दूसरा ROH, ये दो फॉर्मूले हो सकते हैं इससे। अब आइडेंटिफाई करेंगे ना, जैसे C3H8 है, अगर ROH होता तो C3H7OH होता, और ईथर आएगा तो या तो C2H5 इधर, O इधर, CH3 इधर, तो ये होना चाहिए। अगर ईथर होगा तो डेफिनेटली ये कंपाउंड HI के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके एक इथाइल अल्कोहल और एक मिथाइल आयोडाइड बना देगा, हाँ या ना। तो अभी मान के चल लेता है यही है, ठीक है, हाँ या ना। क्योंकि अगर ये होता तो केवल आयोडाइड बनता C3H7I, हाँ या ना, और C3OH हट जाता, वाटर निकल जाता, एक ही आयोडाइड प्रोडक्ट बनता, उसमें कोई अल्कोहल की प्रेजेंस नहीं होती। पर अगर ये ईथर होगा तो डेफिनेटली बनेगा, ठीक है, हाँ या ना। तो वही चीज है, HI के साथ अगर ये रिएक्ट किया तो C2H5OH अलग, CH3I अलग, हाँ या ना। अब इस प्रोडक्ट को हम अल्कोहलिक AgNO2 कर लेना, बट बच्चों ये गलत लिख गया, AgNO2 है, ठीक है। अल्कोहलिक AgNO2 के साथ रिएक्ट करा, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड है। अल्कोहलिक AgNO2 नाइट्रो डेरिवेटिव बना के देगा, क्या बना के देगा? नाइट्रो डेरिवेटिव। पढ़ाया हुआ है अल्कोहलिक AgNO2 और अल्कोहलिक KNO2। KNO2 में नाइट्रो नाइट्राइड दोनों पॉसिबिलिटी होती है, इसमें नहीं होती है, एम्बिडेंट लाइगेंड वगैरह की। चले, तो वही चीज आएगी, ठीक है। तो CH3I के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो नाइट्रो बन के आएगा। तो एक तो सिल्वर इसके साथ आयोडाइड निकल गया और एक CH3NO2 बन गया, और सिल्वर आयोडाइड इज द येलो PPT, ठीक है। इस सिल्वर आयोडाइड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट है ना, सॉलिड है, वेट कर सकते हैं।
तो इस सिल्वर आयोडाइड को निकाला जाता है, इसका अमाउंट देखा जाता है, इसके अमाउंट से हम CH3I के अमाउंट को प्रिडिक्ट करते हैं, और अगर हमें ये पता है तो अल्कोहल भी पता होगा, उसके साथ रिएक्ट करा के हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा एल्कोक्सी ग्रुप है। CH3O ग्रुप पता लग गया ना, क्योंकि इसी के साथ आयोडाइड जाएगा, इसी वाले हिस्से के साथ आयोडाइड जाएगा, और ये इसके साथ O इसके साथ निकल जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि एल्कोक्सी ग्रुप का R कौन है, कौन सा ग्रुप का R कौन है। तो ये CH3O का आइडेंटिफिकेशन कैसे पता लगेगा, AgI के अमाउंट से। तो वही लिखा है अमाउंट ऑफ AgI कैन बी टेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप, क्योंकि ये पता लगेगा तो उससे हमें ये आयोडाइड पता लग जाएगा। और अगर आयोडाइड पता लग गया, छोटा वाला हिस्सा होता है ना, अभी बोला ना ये एल्कोक्सी ग्रुप में ये R जो छोटा चेन होती है, छोटी चेन पता लग गई तो उसके साथ O लगा दे, एल्कोक्सी ग्रुप पता लग जाएगा। तो छोटी चेन अगर आपको पता लग गई तो एल्कोक्सी ग्रुप पता लग गया ना, छोटी चेन अगर आपको पता लग गई तो एल्कोक्सी ग्रुप पता लग जाएगा। चलो आगे, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ज़ीसेल्स टेस्ट, कुछ नहीं है ईथर के लिए एल्कोक्सी ग्रुप, छोटा वाला R, ये जैसे ROR होता है ना, तो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप पता लगाने के लिए किया जाता है। चले, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, बेसिक सी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगली मैं बात कर रहा हूं अबाउट रिडक्शन। अब रिडक्शन जब हम कराते हैं किसी डाइथाइल ईथर का तो क्या बनता है, तो इसको रिडक्शन कराने के लिए हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस एंड HI। अब रेड फॉस्फोरस HI के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 4 HI लेते हैं और रेड फॉस्फोरस, तो सीधा अल्कोहल था तो इथेन एल्केन बनना था, अल्कोहल का आइसोमर ही तो है डाइथाइल ईथर। इसको भी अगर हम 4 HI के साथ रिएक्ट करा के रेड फॉस्फोरस के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल इथेन के बनेंगे, 1 वाटर बनेगा और 2 I2 बनेगा। सिंपल रिडक्शन है, कुछ नहीं करना, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, एल्केन की। चले अगली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिटाइल क्लोराइड कौन, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। एसिटिक एनहाइड्राइड सब जानते हैं, नहीं जानते तो ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है एसिडिक एनहाइड्राइड, ये होता है एसिटिक एसिटाइल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, देखें CH3CH2O CH3CH2, हाँ या ना। अब रिएक्ट करा दे एसिड क्लोराइड, चले ये CH3COCl, अब इसमें ओपन करके नहीं बनाया, मैं बना के दे रहा हूं आपको, ठीक है। CH3CH2O CH3CH2, कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोडक्ट दिख जाएगा आपको मिनट से पहले। कुछ मत कर, इधर से तो निकाल ले C2H5, क्या निकाल ले बेटा C2H5, और इधर से निकाल ले क्लोरीन, तो एक प्रोडक्ट दिख गया C2H5Cl दिख गया, बचा हुआ क्या CH3CO, इधर से क्या बचा OC2H5। तो लिखोगे तो कुछ ऐसे ही तो लिखोगे C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सॉरी CH3, मेरे ख्याल से एस्टर है ये, कौन है एस्टर, कौन है एस्टर, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये मैंने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी लिखवाया हुआ है। एसिड क्लोराइड को अगर हम ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड और एस्टर बनता है, एस्टर बन गया। चलो आगे, सेम चीज हो रही है एनहाइड्राइड के साथ, हाँ या ना, सेम चीज हो रही है एनहाइड्राइड के साथ, चेक करें तो कुछ मत कर, C2H5O ले इधर से और CH3CO ले इधर से, तो एक एस्टर बन गया, क्या बन गया एस्टर। फॉर्मूला क्या होगा इसका, लेगा CH3C डबल O C2H5, सेम चीज नीचे वाले का फॉर्मूला देख ले, चेक कर ले, CH3CO और ये C2H5, तो 2 मॉलिक्यूल एस्टर के बन जाएंगे। जब एसिड क्लोराइड लोगे तो एक अल्काइल हैलाइड एक एस्टर बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड लोगे किसके साथ, ईथर के साथ, तो दोनों एस्टर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, दैट्स इट। मेरे ख्याल से बेसिक सी केस है, तो इस रिएक्शन को आप ये कह सकते हो एसिटाइलेशन टाइप की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। अभी तो कराया था सर, कोई दिक्कत नहीं, अलग टेम्परेचर पे करा रहे हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो डाइथाइल ईथर का उल्टा काम करा रहे हैं हम, H2SO4 के साथ हीट करा रहे हैं एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो डाइथाइल ईथर सीधा एल्कीन में कन्वर्ट होता है और एक वाटर निकल जाता है। तो C2H5 में से 2 H निकाल ले, 2 मॉलिक्यूल है ना, कैसे है C2H5O C2H5, तो कुछ नहीं, इसमें से एक H इसमें से एक H, वो ऑक्सीजन के साथ वाटर निकल जाता है, बचेगा क्या C2H4 तो C2H4 एल्कीन होता है, C2H4 एल्कीन होता है। इधर से एक H लो ना, इधर से लो, वाटर निकाल दे, अब ये क्या बचेगा C2H4, ये क्या बचेगा C2H4, बन गया यार एल्कीन, दैट्स इट। कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड 170 डिग्री सेल्सियस, बहुत इजी सी रिएक्शन है, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है।
तो बच्चों ये कंप्लीट होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइथाइल ईथर। तीनों बातें बता दी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल। तो आपको भी दिख रहा होगा डाइथाइल ईथर में मेन केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है, ठीक है। चले तो अब कुछ यूजेस हैं, बेसिक से 2 बातें की तरह यूज किया जाता है डाइथाइल ईथर को, वो और सुन ले, एज सॉल्वेंट, एज एनेस्थेटिक। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, याद कर सकते हैं आप इन चीजों को। एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए, ठीक है। सॉल्वेंट, बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, उसमें से एक डाइथाइल ईथर भी होता है अपना। चले तो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है बच्चों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप सभी ने ढंग से सुना होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और साथ साथ याद करते चले होंगे। तो इस सेशन के एंड होते ही उम्मीद करूंगा आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना क्वेश्चन के ऑर्गेनिक याद नहीं होगी और नहीं होगी। क्लियर है? तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो बेटा वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।